नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल यज्ञ विद्या के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम बात करेंगे हिंदी के PYQ 31 अगस्त 2024 की फर्स्ट शिफ्ट की री एग्जाम का एनालिसिस, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है यह क्लास भी। तो चलिए बिना समय जाए कि ये करते हैं शुरुआत सबसे पहले पहले प्रश्न की। शुरुआत में जो आपको प्रश्न दिए गए थे वह प्रश्न संख्या 1 से लगा करके 5 तक आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए गए थे। इन गद्यांश को ध्यान से पढ़िए इसको, और इसी के आधार पर 5 प्रश्न आपको लगाने हैं। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा है। समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी में काफी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहां रोज सैकड़ों जहाज आते जाते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों को जंगल मालूम होता है। यहां से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल जाता है और वहां से आता है लंदन तथा इंग्लिस्तान, जो इंग्लिश है उसके लिए कि भोजन सामग्री का बहुत भाग इसी बंदरगाह पर पहुंचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाजों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही त्राही मच जाए। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है कि उससे दुनिया में कोई भी राज्य शक्ति समुद्र युद्ध में टक्कर नहीं ले सकती। ये बात इसमें कही गई है। इसी के आधार पर अब आपको 5 प्रश्न मिलेगा। त्राही त्राही मच जाना का अर्थ क्या है? हल्ला मच जाना, हाहाकार मच जाना, शोर शराबा होना, हल्ला गुल्ला आरंभ होना। तो यहां पर आपका बी, हाहाकार मच जाना, भूखमरी का शिकार हो जाना। गद्यांश में यहां पर त्राही त्राही जो हाहाकार के सेंस में प्रयोग किया गया है। टक्कर लेने का अर्थ है तुलना करना, लोहा मानना, टकराना, मुकाबला करना। तो यहां होगा आपका मुकाबला करना, मुकाबले की बात आएगी। अगला, ये तो इसमें मुहावरा लिखा हुआ कि कोई भी राज्य शक्ति समुद्र युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य से टक्कर नहीं ले सकती है, यानी कि मुकाबला नहीं कर सकती है, दो दो तलवारें नहीं चला सकते। लंदन बंदरगाह कहां पर स्थित है? काफी गहरे पानी में, नदी के तट पर, जहाजों के जंगल में, समुद्र तट पर। तो ये मिलेगा आपको जो लंदन के नदी के तट पर। ये जो टेम्स नदी है ये चली आ रही है, जरा ध्यान से देखिए। ये टेम्स नदी है, इसके आइट साइड में बसा हुआ है और यहाँ पर ये जो एरो बना है यहीं पर बसा हुआ है। इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़े, आगे की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष लगाइएगा। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली है? कोई लंदन पर आक्रमण ना कर सके, कोई इसके जहाजों का आना जाना ना रोक सके, लंदन शहर को कोई क्षति ना पहुंच सके, कोई शत्रु इसे हरा ना सके। यहाँ पर जो विकल्प भी है एकदम 100% सही है। कोई भी इनके जहाजों को रोके नहीं, कोई रुकावट पैदा ना करे। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति को यानी कि नेवी को इतना प्रबल, इतना शक्तिशाली बनाने के पीछे यही है कि उनके जो जहाज है, व्यापारिक हो या कोई भी, उनका आना जाना बरकरार रहे, इसको रोके नहीं। याद रखना यहाँ पर आपका विकल्प डी भी इन्होंने माना है, कोई शत्रु इसे हरा ना सके। बात तो वही है, कोई शत्रु हरा नहीं सके, रोक ना पाए, बात एक ही है। तो बी और डी दोनों आंसर आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल भर्ती 2023 की एग्जाम की 24 में एग्जाम हुई थी, वैकेंसी 23 की थी, उसमें दोनों ही आंसरों को माना गया है। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? असंख्य मस्तूल, मस्तूलों का आकर्षक दृश्य, मस्तूलों की बहार, मस्तूलों की पंक्तियां। बताइए क्या है? तो यहाँ पर जो उनके लिए मस्तूलों का जंगल, जंगल के सेंस में बोला था कि वहां पर ऐसा लगता है कोई जंगल है एक तरीके का, ऐसा लगता है जो जहाज आके खड़े होते हैं। उसके बाद
लेखक का अभिप्राय असंख्य मस्तूलों से है जो कि ये आके खड़े हुए जहाज के रूप में उनकी बात हो रही है। 6 नंबर का प्रश्न है, अब गद्यांश का खत्म होता है, अब आता है आपका व्याकरण। करुणालय के रचयिता, ये व्याकरण नहीं है बल्कि यहाँ पर रचनाओं में से आ गया। करुणालय के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी। तो करुणालय के जो है वह जयशंकर प्रसाद, नाटक के सम्राट के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति जो कि जयशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने ही इसको भी लिखा है। करुणालय के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है और यह रचना गीति नाट्य के आधार पर राजा हरिश्चंद्र की कथा का वर्णन करती है। इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 1913 में इंदु नामक जो पत्रिका चलती थी उसमें इसका प्रकाशन होता है। अन्य में अगर देखा जाए जयशंकर प्रसाद की मुख्य रचना में तो कामायनी, आंसू, लहर, इसके बाद में झरना भी इनकी है, झरना ये भी इनकी है। इसके बाद में स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त ये भी इन्हीं की है। ध्रुव स्वामिनी ये भी इन्हीं की रचना है। याद रखते चलिएगा एक एक बातों को। प्रश्न क्रमांक 7 क्या कह रहा भाई? किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन, बहन, लता, गाय। तो यहां पर जो दर्शन है यह हमेशा बहुवचन सदैव, और हमने स्टार्टिंग में ही पहली दूसरी शिफ्ट के ही पेपर में देखा था कि दर्शन को वहां भी पूछा गया था, यही बहुवचन के सेंस में। प्राण, होश, आंसू, हस्ताक्षर, बाल बहुवचन में होता है। शब्द के जिस रूप में एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। देखिए 8वां प्रश्न आपके समक्ष है। गंगाट, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं, रेखांकित गंगा तट, ये रेखांकित है। शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अवयवी भाव, द्वंद्व, द्विगु। तो यहां मिलेगा आपको जो उदाहरण है गंगा का तट, गंगा तट, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के और उदाहरण देख लीजिए साथियों। जो पुरुष, पुरुषोत्तम है, ये भी ध्यान मग्न है, राजपुत्र है, ये सभी किसके हैं? तत्पुरुष समास के उदाहरण है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद अप्रधान, यानी कि पहला वाला पद प्रधान ना हो बल्कि बाद वाला मुख्य हो। जाति शब्द का बहुवचन क्या होगा? जातियां, जातियां, अच्छा जातियों, जाति, ये ए और बी में जो आपके समक्ष है वहां जो ये वाले जो है यहाँ पर इसमें बिंदियां नहीं है, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो यहाँ ये गलत इस तरीके से लिखा गया था तो ये गलत था। यहाँ पर जातिया में छोटी की मात्रा और यहाँ में चंद्र बिंदु के साथ में आएगा। जाति शब्द का बहुवचन जातिया होता है, शेष सभी गलत हैं। इकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द के अंत में इया जो प्रत्यय जुड़ता है उसके बाद बहुवचन बनता है, जैसे रीति प्लस या रीतियां, नीति प्लस या नीतियां, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, मजेदार प्रश्न है भाई। अंबुज, अंबुद शब्द युग्म का सही अर्थभेद का चयन कीजिए। जल कमल, समुद्र कमल, बादल समुद्र, कमल बादल। बताइए यहां पर अंबुज और अंबुद का क्या अर्थ है, अर्थभेद? तो यहां मिलेगा आपको विकल्प डी, जिसमें कहा गया है कमल और बादल। जो अंबुज है ज यानी कि जो कमल है उसका पर्यायवाची, और द जो है यहाँ पर द बादल का दिखा रहा पर्यायवाची में, द की वजह से अंबुद बादल का पर्यायवाची बन रहा है। जो अंबुज है उसमें अंबु यानी कि कमल जो ज है वो कहां पर जन्मा? कीचड़ में जन्मा हुआ उसको दिखा रहा है। और जो द है उसमें द जो कि आपको दिखा रहा है बादल, बारिश करते हुए, तो उस सेंस में है, ठीक है। द बादल का सेंस में आता है और ज जन्म कमल के सेंस में आता है। जब आपको किसी भी शब्द में पीछे ज दिख जाए तो कमल का पर्यायवाची बनेगा, और जब किसी भी शब्द के बाद में द दिख जाए तो बादल का पर्यायवाची बनेगा। 11वां प्रश्न आपके समक्ष है। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत, पूर्ण भूत,
यहाँ पर अपूर्ण है, आधा है, खा रहा है भाई अभी, ऐसा तो हुआ नहीं कि उसने खा लिया, नहीं खाया, अभी तो खा रहा है। तो इस सेंस में यहाँ पर क्या होगा, अपूर्ण होगा। क्या होगा, अपूर्ण रहेगा। ये बात भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर जिस क्रिया से यह ज्ञात हो, यानी कि जानकारी मिले, भूत की क्रिया भूतकाल में हो रही है किंतु उसकी समाप्ति का बोध न हो पा रहा हो, वहां पर अपूर्ण भूतकाल विद्यमान होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 12वां आप सभी के समक्ष है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है, उन्हें एक पुत्र है। क्या होगा शुद्ध रूप, जरा बताइए तो। बी विकल्प क्या हो गया, सही हो गया। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य में उनका एक पुत्र है, यह बात बिल्कुल सही है। बाकी उनका, उनके, उन्हें अपने आप गलत हो जा रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आपके समक्ष आ गया। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द जो है उसका क्या अर्थ है। क्या मजेदार परिभाषा दिए ना भाई। आप अलंकार की परिभाषा याद करते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्मों को अलंकार कहते हैं। ये परिभाषा उन्होंने दे दी है। इसमें पूछा धर्म जो है ना उसका क्या अर्थ है, गुण का, सत्कर्म का, कर्तव्य का, मजहब का। यदि आपने पिछले तीसरे आज से इस क्लास से पहले की 3 क्लास देखी हो कंटिन्यू, तो वहां पर आपको ये प्रश्न पहले ही दे दिया गया और फिर से आया है गुण विशेषता बताने के लिए। क्या आया है भाई, विशेषता बताने के लिए आया है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। या धर्म से आशय गुण से है, तत्व से है, घटक से है या अवयव से है। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ है गुण है। क्या है, गुण। आगे की तरफ बढ़े, अगला प्रश्न आपके समक्ष। महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है। यहां पर जो आकर्षण है उसके विलोम दिए गए हैं 3। 4 विकल्प है, 4 में से 3 विलोम है और एक नहीं है। विप्रकर्षण, अपकर्षण, विकर्षण, अनाकर्षण। बताइए कौन सा नहीं है। तो यहां पर आपका ए विप्रकर्षण नहीं होगा, प्र नहीं आएगा। अप होगा, विकर्षण होगा, अनाकर्षण भी होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन ए नहीं होगा। जब महिला भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। प्रयुक्त शब्दों में आकर्षण का विलोम विप्रकर्षण नहीं है, क्योंकि अन्य में जैसे अनाकर्षण, अपकर्षण, विकर्षण, आकर्षण के ही विलोम होते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष लगाइए। कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या है। कवीश्वर का, कवि प्लस ईश्वर, कवि प्लस स्वर, कवि प्लस ईश्वर, कवि प्लस अस्वर। तो कवीश्वर जो है कवि प्लस ईश्वर। अब यहां पर कवीश्वर जो बना इसमें छोटी ई कहां दिख रही है, यहां दिख रही है, लेकिन इसमें यहां पर ई नहीं है। ये रहा सी, क्या हो गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। देख लीजिए यहां पर जो आपको संधि दिया गया है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है ये। कौन सी संधि का है भाई, दीर्घ स्वर संधि। जहां पर हस्व स्वर या दीर्घ स्वर में अ, आ, ई, उ आपस में मिलते हैं तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि में आ, ई, उ बन जाते हैं, और जब ये बनते हैं तो यह दीर्घ स्वर संधि को फॉलो करते हैं। यहाँ पर छोटा ई और बड़ा ई मिलकर के बड़े ई का निर्माण कर रहे हैं, और जब एक छोटा एक बड़ा मिलकर के बड़े का निर्माण करेगा तो ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण बनेंगे। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, अचानक बिजली कौंध उठी, कल वे आने वाले थे, उसने फल खा लिए थे। बताइए क्या होगा।
चलिए आगे देखिए, तो यहां पर आपको आंसर मिलेगा मैं तुम्हारा पत्र, क्योंकि वर्तमान की बात हो रही है तो अभी क्रिया चल रही है, जैसा अभी मैं क्लास कर रहा हूं, मैं अभी क्लास पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या हो रही है, वर्तमान में हो रही है ना। यहां पर आपके समक्ष लिखा हुआ है कि मैं पत्र पढ़ रहा हूं, इस वाक्य में क्रिया जो है वर्तमान काल में चल रही है। जिन वाक्यों के अंत में रहे हैं, रहा हूं जैसे शब्द आ जाए, समझ लीजिए अभी वह अपूर्ण वर्तमान काल है, अभी वर्तमान में ही चल रहा है। जूते चाटना का क्या अर्थ है, का सही अर्थ बताना। जूतों को चमकदार बनाना, घूस देना, इधर उधर घूमना, खुशामद करना। जूते चाटना, क्या मजेदार मुहावरा की बात हुई है। यहां पर कहा गया है खुशामद करना, बिल्कुल वो तो समझ ही आ रहा था। जूते चाटना मतलब आपके पीछे पीछे घूम रहा है कोई, आपके चापलूसी कर रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है, समझ लीजिए वो कुछ ना कुछ चाहता है आपसे, उसलिए खुशामद कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवयव नहीं है, नहीं पूछा है, ये बात आपको याद होना चाहिए। कल, इधर, किसे, आज। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव नहीं है, कल, इधर, किसे, आज। तो यहां पर किसे जो है वो प्रश्न की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्रश्न की बात कर रहा है। यहां भी लिख देता हूं भाई, जो किसे जो है प्रश्न की बात कर रहा है, और ये प्रश्न की बात कर रहा है, अपना भी बाहर जाएगा। अवयव वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष आदि, और पुरुष के साथ साथ कारक आदि से कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, वहां पर ही हो। शुभम तेज दौड़ता है, इसमें तेज शब्द सभी अवस्थाओं में एक समान रहता है, अतः तेज क्या होगा, अवयव बन जाएगा। लगाइए अगला प्रश्न, मजेदार है भाई, है ना। निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। खप्पर, त्यों, मधुक, थंब, क्या आएगा। तो यहां पर आपको आएगा जो मधुक है, क्या पूछा, तत्सम पूछा था ना, हाँ मधुक। चलिए मधुक है, सही है। मधुक शब्द जो है उसका तद्भव रूप महुआ होता है। अरे पिया होगा महुआ, महुआ तो सुना ही होगा ना, महुड़े, मालवी में महुआ कहा जाता है। हिंदी में वे शब्द जो संस्कृत से सीधे आ गए और प्रयोग हो रहे हैं, वे सभी तत्सम शब्द कहलाते हैं। यहां पर अगर हम बात कर लें तद्भव तत्सम में, खप्पर का खरपर हो जाएगा तत्सम, थंब का स्तंभ होता है, ठीक है, तत्सम। आज हम स्तंभ ही प्रयोग करते हैं। जीव का पर्यायवाची है रसना, ध्वनि, जीव, वचन, तो जीव का क्या हो जाएगा, रसना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रसना। जीव का पर्यायवाची शब्द रसना है। जीव के अन्य पर्यायवाची शब्द जिह्वा, जबान आदि अन्य शब्दों के पर्यायवाची हैं। जीव, रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा, ध्वनि, नाद, ध्वनि के नाद, स्वर, ताल, आवाज, वचन, आश्वासन, वादा, प्रण, प्रतिज्ञा। प्रश्न संख्या 21, जिसका कोई आकार न हो के लिए एक शब्द है। निराकार, गोलाकार, इसके बाद में आपका कौन है, साकार, आकार। जिसका कोई आकार ना हो वह होगा निराकार। क्या होगा, निराकार। गोलाकार तो गोल की आकृति वाला, साकार यानी कि आकृति वाला होगा। जिसका क्या होगा, आकार निश्चित होगा, आकार निश्चित होगा। अच्छा, निराकार यानी कि भाई निर्गुण वाली बात आ जाएगी, निर्गुण वाली बात आ जाएगी। साकार यानी कि सगुण वाली बात आ जाएगी, सगुण वाली बात आ जाएगी। अब निर्गुण और सगुण की बात हमने छेड़ी है, तो निर्गुण में सबसे प्रमुख कवियों में आप एक दो के नाम बताइए। जैसे कि ज्ञान मार्गीय शाखा में अगर देखें, ज्ञान मार्गीय शाखा में अगर देखें तो आपको मिलेगा कबीरदास। कौन मिलेगा, कबीरदास। और अगर हम बात करें इसी की निर्गुण की दूसरी शाखा प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय शाखा की अगर बात करें, श्रय या मार्गी, तो यहां मिलेगा सबसे प्रमुख मलिक मोहम्मद जायसी। कौन मिलेगा, मलिक मोहम्मद जायसी। अब इसके बाद अगर सगुण की बात कर ले, हम सगुण की भी बात करें तो सगुण में आपको मिलेगी दो शाखाएं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति में आपको सबसे प्रमुख मिलेगा रामचरितमानस के रचयिता, रामचरितमानस के रचयिता में तुलसीदास, तुलसीदास।
और इधर जाएंगे आप कृष्ण में, तो कृष्ण के तो कई है, जिनमें आप सूरदास ले लीजिए, सूरदास ले लीजिए, रस खान ले लीजिए, रस खान ले लीजिए, मीरा को ले लीजिए। ये सभी क्या है, कृष्ण के मूर्ति रूप को पूज रहे हैं, साकार रूप को। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा अतिरिक्त इतना डिटेल दिया। यहाँ आपको एक शब्द पूछा था, तो क्या आना चाहिए था, निराकार आ जाना चाहिए था। जहां मुझे लगेगा वहां मैं आपको विस्तृत व्याख्या देता हुआ चलूंगा भाई। जहां तक है कि इससे प्रश्न इतना से बाहर नहीं जाएगा, तो उतना ही जहां आने की संभावना है वहां डिटेल भी करवाऊंगा। जिसका कोई आकार ना हो वाक्यांश के लिए निराकार ही होगा, और आकार यानी कि जिसका कोई निश्चित आकार हो। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बाल का स्त्रीलिंग है, बाल, वालिका। देखिए यहां पर बालिका नहीं है, वालिका है, बाला, वाली, बालिका। बाल का ये बालक होगा, बालक का पूछना चाह रहा हो तो बालिका बनेगा। अच्छा बाला, रुको रुको रुको, अच्छा यहाँ पर बालिका नहीं है, प्रश्न में पूछा ही क्या है फिर, इस हिसाब से बाल पूछा है। देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा जो कंफ्यूजन हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कैसे आपको कंफ्यूजन करेगा ये। केवल अगर बाल पूछे, बाल जो आपके सिर में है, तो वे क्या होंगे, उसका स्त्रीलिंग होगा बाला। क्या होगा, बाला। देखा होगा ना बाला, बाला गाना चला था एक थोड़े दिन, एक छोटा सा गंजा सा बच्चा डांस करता था उस पे, वो बाला वाला, ठीक है। और इसके बाद में अगर आपसे पूछे बालक का, बालक का, बालक का स्त्रीलिंग पूछे, तो बालिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बालिका हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये दोनों एक जैसे मिलते जुलते हैं, है ना। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। यहां देख लीजिए आप कुछ और, बाल एक स्त्री पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग बाला होगा। सूत का स्त्रीलिंग सूता होता है, छात्र का छात्रा होता है, इंद्र का इंद्राणी होता है, तपस्वी का तपस्विनी होता है, विद्वान का विदुषी होता है, और प्रियतम का प्रियतमा होता है। ये जो शब्द आपको दिया ना, ये टेबल जो आपको दी गई ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं IMP। इनमें से आपके एग्जाम में एक न एक प्रश्न मिलेगा लिंग में परिवर्तन के लिए, तो ये आपको याद होने चाहिए। अभी तक के एनालिसिस जितना किया उनके आधार पर इन शब्दों को हम क्लास में जैसे जो टॉपिक आ रहा उसके अकॉर्डिंग उसके थ्योरी में ऐड कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 23वां, पर्णकुटीर शब्द में समास है, कौन सा समास भाई, द्वंद्व। अच्छा यहां पर इन्होंने गलत टाइपिंग हो गया है, जो द्वंद्व है, द्वंद्व, द्वंद्व, इसके बाद में यहां पर द्विगु है, द्विगु, द्विगु है, ठीक है। बाकी बहुव्रीहि तत्पुरुष, तो ये दोनों में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा ध्यान रखने इसमें, ये गलत है और ये गलत है। तो यहाँ द्विगु और द्वंद्व, पर्णकुटी में जो शब्द है उसमें कौन सा समास है, पर्णकुटी। तो यहाँ पर आपका मिलेगा तत्पुरुष। पर्णकुटी कैसे, क्योंकि पत्तों की कुटिया, मान लीजिए पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं, उनको इकट्ठा किया और एक झोपड़ी बनाई, एक घर बनाया, तो ये कुटिया बनी हुई है। ये जो आकृति बन रही है ये क्या आपकी पत्तों से बनी हुई कुटिया है, और जब ये बनेगी तो इसे कहेंगे हम पर्णकुटी। और ये पत्तों की बनी हुई कुटिया है, इसलिए यहाँ पर की जो शब्द है वह तत्पुरुष समास को डिनोट कर रहा है। तत्पुरुष समास में अगर देखें हम, तो वहां पर समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान न हो, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। शाश्वत का विलोम, शाश्वत यानी कि जब तक है तब तक रहेगा, जब तक है तब तक रहेगा, चलता रहेगा, जिसका कभी नष्ट नहीं होगा उसको कहेंगे हम शाश्वत। जो कभी खत्म ना हो उससे क्या कहेंगे, जो कभी खत्म ना हो, जो कभी खत्म न हो उसे हम क्या कहेंगे, शाश्वत कहेंगे। अब इसका विलोम यानी कि इसका अपोजिट, जो कभी, जो लंबे समय तक नहीं रहो, यानी खत्म होने वाला हो, अनश्वर, नश्वर, रहस्यमय, सदैव। तो यहां पर क्या आना चाहिए, A B नश्वर आएगा। क्या आएगा, नश्वर। नश्वर का होता है हमेशा रहने वाला शाश्वत, और नाश होने वाला नश्वर। जिसका नाश हो जाए, जिसको खत्म होना है वो होता है। यहां कुछ शब्द हैं उसके विलोम दिए गए, शाश्वत का नश्वर है, शाश्वत का क्या है मेरे भाई, नश्वत है, नश्वर।
जटिल का सरल है, रूढ़ का यौगिक, ये फेवरेट है यूपी पुलिस का, रूढ़ शब्द का विलोम यौगिक है, सदैव का विरत है, वीरत याद रखना, सदैव का वीरत। अगला प्रश्न है 25, इंदिरा शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। चंद्रमा, चूहा, आईना, संकट, लक्ष्मी, इंद्राणी, भोजन, भेंट। तो यहां पर आपको मिलेगा विकल्प नंबर सी, जो कि लक्ष्मी और जो इंद्राणी है इनके अर्थ है। इंदिरा का अर्थ है लक्ष्मी से और इंदिरा का अर्थ है इंद्राणी यानी कि इंद्र की पत्नी। अब देखिए जरा ध्यान से, अनिल और अनल जो कि हवा और आग है, अंश तो हिस्सा, अंश यानी कि एक हिस्सा और अंश यानी कि कंधा होता है। ठीक है, कंधा कहां रहेगा, जो इधर देख लीजिए, देखिए जरा ध्यान से देखिए, जो हमारा ये कंधा है इसकी बात कर रहे हैं, और अंश यानी कि छोटा सा भाग। ठीक है, चलिए देखिए आगे, अपेक्षा अपेक्षा यानी किसी से आप आशा जता रहे हैं, आप चाहते हैं कि इस क्लास का सब कुछ कंटेंट बैठे, और हम भी उम्मीद चाहते हैं कि आप पूरी क्लास करें, ये आशा करते हैं, लेकिन आप निराधार कर रहे हैं, इस कंटेंट की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो क्या रहे, उपेक्षा कर रहे हैं। अवलंब अविलंब, अवलंब यानी कि सहारा और अविलंब यानी कि तुरंत, अभी आपको यह क्लास करना है क्योंकि इसी में से आने वाला है, ऐसा अविलंब। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है, 5, 6, 3, 4। तो बोलते समय जो हम उच्चारण करेंगे, हमारा जो मुंह देखिए यहां पर ये बना हुआ है, इसमें, हाँ इसी का है, इसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो मुंह है वहां से दांत है, वहां से जीवा है, लिप्स होठ है, और इसके बाद में गला, कंठ वाला हिस्सा वहां से भी होगा, कंठ है, तालु है, मुर्दा है। इसके बाद में मुर्दा यानी कि हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, इसकी बात कर रहे हैं हम, इस वाले हिस्से की, ये जो दिखाई दे रहा है। इसके बाद में दांत है, टीथ हो गया, ओष्ठ, होठ हो गए हमारे। ठीक है, और ये कंठ की बात आ गई है। इसके बाद में आपका एक और बचा है तालु, ये तालु वाला हिस्सा, ये यहाँ पर होता तालु, ये यहाँ पर। आप अगर यहाँ दबाइए आपकी आवाज चेंज होगी, देखिए ध्यान सुनिएगा, कंठ 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 कंठ, अगर मैं यहाँ दबाऊंगा सही से आवाज नहीं आएगी, आपको एक ऐसी ध्वनि आ रही होगी जो कि कुछ गड़बड़ हो रही हो, वैसी। ठीक है, तो ये सभी भौतिक बाधाएं होती है उच्चारण में बाहर से। ठीक है, ये 5 उच्चारण स्थान है, याद रखना। इन पांचों के आधार पर अलग अलग जगह से हम क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है, मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या होगा। मनुष्य, मानवता, मानवीय, मानवीकरण, तो मानवीय जो है यहां पर वह क्या होगा, विशेषण बनेगा। मानव शब्द का विशेषण क्या होगा, मानवीय बनेगा। अन्य सभी विकल्प क्या है, असंगत है, गलत है, इनका कोई औचित्य नहीं है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जितने भी शब्द मिले वे सब क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। आगे देखिए 28वां प्रश्न को, पिता कहानी के लेखक कौन है। उषा प्रियमदा, उदय प्रकाश, ज्ञान रंजन, शेखर जोशी। बताइए पिताजी, पिता नाम की एक कहानी लिखा, वो किसने लिखी होगी, उषा प्रियमदा ने लिखी होगी, या उदय प्रकाश ने, या ज्ञान रंजन ने, या शेखर जोशी ने। तो वह लिखने वाला व्यक्ति है ज्ञान की गंगा बहाने वाले ज्ञान रंजन। कहते हैं कि पिताश्री आपके नाम भी एक कहानी लिखी जाए। पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन है। यह कहानी ज्ञान रंजन की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। इस कहानी में पारंपरिक संबंधों के बदलते स्वरूप को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है, कटित, कर्तन, कटित, कटन। तो क्या मिलेगा, कर्तन जो है वह काटना का तत्सम रूप मिलेगा। अरे आपने बहुत सारे ना काट डालेंगे, मार डालेंगे, ये बात जो करते हैं ना वो काट डालेंगे, कर्तन करेंगे। क्या करेंगे, कर्तन करेंगे। अब उनको ये कहना तुम कर्तन करोगे, काटोगे नहीं, कर्तन करोगे, ताकि आपको इसका तत्सम भी याद हो जाए। जिन शब्दों को आप सामान्यतः संस्कृत से बिना किसी बदलाव के साथ अगर प्रयोग कर रहे हैं तो वे सभी शब्द क्या हैं, तत्सम है। और अगर जो का त्यो प्रयोग ना करके बदलाव के साथ कर रहे हैं तो वे सभी तद्भव हैं। अगला प्रश्न है 30, तुरंग, तरंग तुरंग
शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। दुबला घोड़ा, घोड़ा लहर, लहर घोड़ा और लहर दुबला। क्या होगा तरंग तुरंग का? तो यहां मिलेगा आपको लहर और घोड़ा, विकल्प नंबर सी है लहर और घोड़ा। जो तरंग है, तरंग धैर्य है। लहरों में आपने देखा होगा लहरें चलती पानी के, जो उलाड़े आते हैं वहां पर भी आपको लहरें मिलती हैं, वही वाली। और जो तुरंग है उसका अर्थ होता है घोड़ा जो भाग रहा है, छलांग लगा रहा है, उससे क्या कहते हैं हम? तुरंग कहते हैं। ठीक है, घोड़ा को तुरंग भी कहा जाता है, ये बात याद रखना। चलिए आगे की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है 31। आप डूबे तो जग डूबा का क्या अर्थ है? अगर आप खुद डूब रहे हैं तो जग भी डूबेगा। मरने के बजाय, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ? अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, सबको अपने सम्मान समझना। बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। तो यहाँ पर जो बुरा व्यक्ति होगा वह हमेशा दूसरों का भी क्या चाहता है? बुरा ही चाहता है। वह किसी का सही नहीं चाहता, खुद बुरा है। इसीलिए तो समाज में जिसके पास जाएगा, जिसके घर जाएगा, उसका वह बुरा ही करता हुआ चला जाएगा। ये हर समाज में, हर जगह ये व्यक्ति मौजूद होता है। हमारे समाज में भी विराजमान है। कहीं भी चले जाए, पृथ्वी के किसी भी कोने पर हर जगह से व्यक्ति मिले जाते हैं। 32वां प्रश्न, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? निहार, रश्मि, यामा, निर्जा। तो यामा या मां, तो ज्ञान की देवी कौन है? यामा, ऐसे याद कीजिए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेव वर्मा को यामा के लिए मिला था। याद रखना महादेव वर्मा के लिए कुछ बातें, महादेवी वर्मा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद कर लीजिए मेरे साथियों। पहली बात, इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता भाई? क्योंकि ये कहती है मैं दुख की बदली, इस नाम से भी इन्होंने एक रचना लिखी। ये दुख की बली, दुख को लेकर के चलने वाली है। और आए थे तुम किसी बहाने ही सही, दीवार के साइड भी आ जाते। एक और कहानी, एक और घटना लिखती है, एक रचना और वह है पर्दे के पीछे क्या है। पर्दे के पीछे क्या है, ऐसी रचनाएं करके गई है महादेव वर्मा। याद रखना महादेव वर्मा की और भी रचना है। कौन सी? महादेव वर्मा के रचनाओं को जानने से पहले किस युग से जुड़ी है, महत्वपूर्ण बात यह आपसे पूछा जा सकता है। तो महादेव वर्मा छायावाद के 4 स्तंभकारों में से एक, सर्व प्रमुख स्तंभों में से एक है। अगर एक स्तंभ कम होगा, आप सोचिए आपके कठिया या पलंग, जिसको आप कहते हैं बेड कहते हैं आज की बोली में, अगर उसका एक पैर तोड़ दिया जाए तो क्या उस पर आप बैठने लायक रहेंगे? नहीं। सेम वैसा ही है, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक महादेव वर्मा थी। इनमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावाद की बात कर रहा हूं मैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेव वर्मा, ये चारों कौन थे? छायावाद के 4 स्तंभ थे। मैं लिख देता हूं यहां पर छायावाद के प्लस एक को लिखता हूं वर्मा जी। वर्मा कौन है? महादेव वर्मा। ये कौन है? छायावाद के 4 स्तंभकार। ठीक है, याद रखना। बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। और अगला प्रश्न आने से पहले महादेव वर्मा जी के बारे में पूरा डिटेल यहां भी और लिखा हुआ, ध्यान सुन लीजिए। यामा के लिए इनको जो पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, वह समय काल था 1982। आप में से बहुत सारों का तो जन्म ही नहीं हुआ था, अरे मेरा भी नहीं हुआ था। इन्हें आधुनिक युग के मीरा के उपनाम से भी जाना जाता है। महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली हिंदी की प्रथम महिला साहित्यकार हैं। एक तथ्य और लिखना भूल गए, हिंदी की प्रथम महिला है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली साहित्य में, रचनाकार में। हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूं, साहित्य में नहीं, हिंदी साहित्य। प्रमुख रचना है निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं आदि, ये सभी क्या है? इनकी रचना है। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में जो रचना पूछता है, एक तो आपको यामा पूछना है, जो कि अभी पूछे, ये यामा पूछना है, निहार पूछ सकता है, रश्मि, निर्जा,
सांध्य गीत में थोड़ा कम लेकिन पूछ सकता है, दीपशिखा पूछता है, मेरा परिवार पूछता है, पथ के साथी पूछता है। ये इसके महत्वपूर्ण, इनके महत्वपूर्ण रचना है, यहां से प्रश्न आते ही है। अगला प्रश्न आपके सामने 33। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। सन 57 मतलब कि 1857 की क्रांति की बात की जा रही है। ये जो वक्तव्य, इसमें कौन सा रस है? याद कीजिए, जो झांसी की रानी के ऊपर लिखी हुई रचना, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह सुनी हमने कहानी थी। ये जो रचना है, इसमें कौन सा रस है? खून उबला ना, सुनकर जोश आया ना, खून में रौनक आ गई ना। अगर ये आ गई है, अगर आ गई है तो वाकई में आप भारतीय हैं, और ये आई है, इसका मतलब ही है आप वीर हैं, आपके अंदर वीर रस भरा हुआ है। अगर नहीं आ रही है तो आप भी वो है ना कि जो कुकर का बच्चा जो है वह 18 बरस से ज्यादा जिए, वो वाली बात अभी याद नहीं आ रहा पूरा, तो ऐसा मत कीजिए। क्षत्रिय का जो पुत्र है वह 18 वर्ष से ज्यादा अगर जी रहा है तो उसके जीना धिक्कार है। कुकर का बच्चा जिएगा 18 ज्यादा, वो वाली बात हो जाएगी अगर आपके खून में उबाल नहीं आ रही है इसको सुनकर। तो हास्य रस का स्थायी भाव। अच्छा, यहाँ पर कुछ और बातें हम कर लेते हैं, जो हालांकि रस के जो आपके सामने इनके डिटेल जो है लिखे हुए मिलेंगे, इसका स्थायी भाव आपको बताना है। स्थायी भाव बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट फास्ट कीजिए क्योंकि मैं अगली स्लाइड जाऊं उससे पहले। हास्य रस का हास स्थायी भाव हो जाएगा, श्रृंगार का रति हो जाएगा, या प्रेम भी आता है, या प्रेम भी लिखते हैं इसमें, और भक्ति का भक्ति होगा, भक्ति रस का भक्ति होगा। ठीक, ये स्थायी भाव इसके। अब ध्यान दीजिए, श्रृंगार आप बोलें गलत है, नहीं, 100% सही लिखा हुआ है। ये इसी रूप में लिखा हुआ है। किस रूप में लिखा है? ऐसे ही लिखा हुआ है। ये कोई गलत नहीं है बल्कि ये भी सही है। ठीक है, यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका? विकल्प नंबर ए, वीर रस है, वीर रस प्रधान है, तलवार खींच ली है इस बार महारानी ने, अब पीछे नहीं हटेगी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, यह वीर रस का उदाहरण बनता है। और जब जब इसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। अब वीर रस की मैंने बात की, आपके सामने इतनी सारी बातें की, तो उसमें एक उत्साह भरी बात आई ना, यही उसका स्थायी भाव था। ये आपसे पूछा था स्थायी भाव क्या है इसका? उत्साह था। इतना सा पूछा, ये भी आपको याद नहीं, जबकि कई बार आपको बता दिया। एक और आपसे पूछता है, जो रौद्र, रौद्र का स्थायी भाव, रौद्र का स्थायी भाव तो क्या होगा? क्रोध होगा। क्या होगा? क्रोध होगा। बढ़िया, आ गई। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 34वां, 34। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? अकर्मक, जिसमें कर्म ना हो रहा हो। बालक बहुत देर से रो रहा है, अम्मा खाना बना रही है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, मजदूर चाय पी रहा है। बताइए क्या हो रहा है? तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1, बालक बहुत देर से रो रहा है में अकर्मक क्रिया है, क्योंकि बालक रो रहा है, अनुपस्थित है, यानी कि वह यहाँ पर क्रिया रो रहा में है, जो कि किसको डिनोट करती है? अकर्मक, आंसू बह रहे हैं बस, है ना, कर्म नहीं कर रहा, मेहनत नहीं कर रहा है। 35वां प्रश्न क्या कहता है? मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य, यण, गुण, वृद्धि या दीर्घ? वैसे इसके ट्रिक है, बताऊंगा आपको, यण का और वृद्धि का। बट गुण और जो दीर्घ तो नहीं होगी, यहां पर वृद्धि संधि आएगी। तो वो कैसे? देखिए, अगर आपको कहीं भी जैसे कि रमेश, रमेश, दिनेश, सुरेश, सुरेश ऐसे दिख जाए, और ये एक मात्रा बीच में दिख रही है, और इनका रमा प्लस इश बनता है, रमा प्लस इश बन गया। यहां पर दिन प्लस इश बनेगा। अब यहां दिना मत कर देना, क्यों? क्योंकि दिन यानी कि सुबह की बात हो रही है। सुर, सुर प्लस इश, इश, है ना, ये अलग अलग है ना, आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये सभी अलग अलग है। अब इनमें से यहां एक मात्रा बन रही है, ये अ है प्लस बड़ी मिलकर के ए का निर्माण कर रहे हैं, तो वहां पर क्या आएगा आपका? गुण संधि आएगी। कौन सी आएगी? गुण संधि आएगी। ये जो नाम लिखे ना, इनमें गुण है। और जब आपको दो मात्राएं दिख जाए,
ध्यान रखना, एक में गुण हो गया, दो में अगर दिख जाए तो आप वहां पर ऐसे में जो वृद्धि संधि लगाएगी वहां पर वृद्धि की गई, आधा का बन करके आएगा। मत प्लस एक ऐक्य, यहाँ पर जो मतैक्य बनेगा इसका नियम है अ प्लस अ या आ में से इसका जोड़ ए या आई के साथ हो जाए तो वहां पर आई का निर्माण होगा। जैसे यहाँ पर यहाँ अ है प्लस ये आई है, दोनों मिलकर के आई का निर्माण करेंगे, और जहां पर आई का निर्माण हो जाए वहां पर आपको वृद्धि संधि होगी कि बढ़ा दी गई। एक एक देखिए आप, महाऔषधि देखिए आप, एक एक महाऔषधि देखिए आप, सदैव देखिए आप, महेश्वर देखिए आप, महेश्वर्य। भाई ये जो उदाहरण लिखे हैं ना, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही लिखे गए। अगला प्रश्न है 36, अल्प विराम जो चिन्ह है कौन सा है? अल्प विराम चिन्ह आपसे पूछा गया है। एक बात बताइए, ये पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम है, ये क्या है? पूर्ण विराम है भाई, ये वाला, ठीक। ये क्या है? आश्चर्यजनक है या विस्मय, विस्मय या आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, ठीक है। चलिए यहां तक सही है। ये क्या है? अच्छा, ये है आपका अर्ध विराम, क्या है? अर्ध विराम। और ये क्या आएगा आपका? अल्प विराम, अल्प विराम। और इसके बाद में इसकी जगह अगर डॉट भी आ जाए तब भी क्या है? पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ठीक। अब याद एक बात और याद रखिए, ये भी पूछा जाता है, ये कौन सा है? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। आपसे विसर्ग का भी पूछा जाता है कि जो अह है, अह है, इसका चिन्ह क्या है? तो ये विसर्ग है, क्या है? विसर्ग है। इसे किस नाम से डिनोट करता है? विसर्ग नाम। आपसे यहाँ पर अल्प विराम पूछा है, अल्प विराम क्या होगा? ये होगा पहला, ए करेक्ट होगा। पूर्ण विराम, यहाँ पर पूर्ण विराम दिखा दिया। अर्ध विराम ये हो गया, प्रश्नवाचक बता दिया, विस्मयादिबोधक बता दिया। योजक चिन्ह भूल गए तो भाई योजक चिन्ह और लिख देते हैं यहाँ पर, योजक चिन्ह रिवीजन हो जाएगा मेरे साथी। योजक चिन्ह जो है ये योजक चिन्ह आपका क्या है? योजक चिन्ह। उदाहरण चिन्ह, यह उदाहरण चिन्ह जो है किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग वाली बात, उसके अंदर कोई बात कही गई है, वह उदाहरण चिन्ह में डबल इन्वर्टेड और सिंगल इन्वर्टेड दोनों तरीके का आते हैं। ये सिंगल है, ये सिंगल है, और ये डबल है, डबल है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका 37। क्या कह रहा है भाई? कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग। यहां मिलेगा आपको स्त्रीलिंग। कव्वाली में जो ल है उससे साफ झलक रहा था कव्वाली, ठीक। बढ़े आगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कव्वाली शब्द जो स्त्रीलिंग है और यह एक फारसी भाषा का शब्द है। कुछ फारसी भाषा के ऐसे शब्द जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, वे कौन कौन से हैं? अफसोस, आबदार, आबरू, आतिशबाजी, अदा। ये सभी क्या है? आपकी अदा, गजब। तो ये गजब भी, अधा भी, ये सभी क्या थे आपके? फारसी। ये रही है हमारी आज की पूरी क्लास। यदि आप कर रहे हैं एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी, यूपी स्टेट की कोई भी एग्जाम, किसी प्रकार की एग्जाम की तैयारी करें गवर्नमेंट में, एमपी पुलिस, एमपी में एमपी स्टेट की, बिहार में बिहार स्टेट की, राजस्थान में राजस्थान स्टेट की, ऐसे ही अलग अलग स्टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूपीएससी, पीएससी या अदर स्टेट पीएससी के बारे में भी आप हमसे पूछना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर संपर्क करना होगा। यहाँ पर आप हमारा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको पता कहाँ चलेगा मॉक टेस्ट का? तो वह चलेगा मेरे साथियों हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट पर। इसके बाद आपको मिलेगा जो जीके और करंट का नॉलेज, वह इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अपडेट मिलेगा। किसी प्रकार कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, और साथ ही अपने साथियों के साथ लिंक को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक आपके साथी हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकें। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।